आ रही है, यहाँ मेडी सिटी आ रही है, यहाँ स्पोर्ट सिटी आ रही है। तो एक बिल्कुल नया एक हम एग्लोमरेशन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप नॉर्दर्न साइड पर देखें तो देखिए आज भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ये हमारा जेएनपीटी पोर्ट है, लेकिन अब जेएनपीए से भी 3 गुना बड़ा पोर्ट हम लोग वाड़भण में तैयार कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न साइड पर। और ये जो वाड़भण का पोर्ट है ये हमारे देश को और महाराष्ट्र को एक मैरीटाइम पावर बनाएगा। और वाड़भण का पोर्ट ऐसा है कि जिस दिन वो तैयार होगा दुनिया के पहले 10 बड़े पोर्ट में से एक पोर्ट होगा। आज हमारे पास पहले 30 पोर्ट में भी दुनिया के वी डोंट हैव अ पोर्ट इन इंडिया, लेकिन ये पहले 10 पोर्ट में होगा। और इसके कारण एक हमारी मैरीटाइम ताकत बढ़ेगी, सप्लाई चेन के हम भागीदार बनेंगे। और इसके साथ साथ ये जगह ऐसी है कि जहां बुलेट ट्रेन का स्टॉप भी आ रहा है। हम लोग यहां पर एक मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हमारा जो कोस्टल रोड है इस कोस्टल रोड को हम वहां तक ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर चौथी मुंबई जो है वो वहां बसने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जॉब्स भी क्रिएट होंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग भी क्रिएट होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं उस डेवलपमेंट को हम लोग देख पाएंगे। ऐसी मुंबई की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यानी बुलेट ट्रेन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, 2-2.5 साल में आ जाएगा। आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। करण अर्जुन आएंगे वैसा सीन तो नहीं है? बुलेट ट्रेन को अगर हमारे उद्धव जी की सरकार रोकती नहीं तो शायद अभी उसके स्टेशंस भी हम देखते होते और शायद 1 आध साल में बुलेट ट्रेन हमारे स्टेशन पर पहुंचता हुआ भी हम लोग देख लेते। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने रोका, हमने वापस उसको स्पीड दी, तो अभी बहुत स्पीड से काम उसका चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। ये कोस्टल रोड, धारावी और जैसा आपने कहा जो तीसरी मुंबई, इसको लेकर के 2 एलिगेशंस हैं। एक क्रोनी कैपिटलिज्म के कि कुछ फेवर्ड लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं और दूसरा इकोलॉजिकल डिजास्टर कि एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस कि वहां से जो टाइड शिफ्ट होगा तो कटान कहीं और होगी एंड फर्दर डाउन द कोस्ट डैमेज होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि जिन्होंने जिंदगी भर क्रोनी कैपिटलिज्म को अपने व्यवहार में लाया वही लोग हमारे ऊपर आरोप करते हैं। आप मुझे बताइए कि 25 साल पिछले अगर हम लोग देख ले, स्पेशली अगर हम 90 का दशक देखें और 2014 तक ये सारा हम ये अगर दशक देख ले तो मुंबई का विकास क्यों नहीं हुआ? Why did we lose on IT revolution? Why did IT revolution went to Bangalore and Hyderabad? It was just because of the crony capitalism of the then people. उनके कारण जो लोग ये बीएमसी चलाते थे या अलग अलग समय पर जो लोग सरकारें चलाते थे, यहां केवल जो कुछ मुट्ठी भर कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके लिए प्रोजेक्ट्स बने, मुंबई के लिए नहीं बने। और आप देखिए हजारों करोड़ रुपए मुंबई में खर्चा कर दिया लेकिन मुंबई का चेहरा नहीं बदल पाए। अगर हम 5 साल में मुंबई बदल सकते हैं, 10 साल में मुंबई को एक डिफरेंट लीग में ले जा सकते हैं, तो 20-20, 25-25 साल इनका एक फलसफा है। इनका फलसफा यह है कि अगर हम लोगों को विकास दिखाएंगे, अगर हम उनको डेवलपमेंट दिखाएंगे तो लोग एस्पिरेशनल होंगे और एस्पिरेशनल होंगे तो सवाल पूछेंगे। इसलिए इन्होंने विकास ही नहीं दिखाया कभी। और जब आज विकास दिख रहा है लोगों को तो ये लोग क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि हम लोगों ने जो भी काम हाथ में लिया, जो भी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी प्रोसेसेस देख लीजिए, हमारी प्रोसेस में कोई भी गलती होती, अगर ट्रांसपेरेंसी की कमी होती तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़े ना हमारे साथ। हर जगह क्यों हारे? हर जगह इनको हारना पड़ा। और ये लोग ऐसे हैं कि इधर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और आरए के बारे में, जब आरए में मेट्रो का कारशेड बनाना था तो उस कारशेड को बनाने के लिए जो पेड़ काटने थे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने पेड़ कट रहे हैं ये पेड़ उनके लाइफ टाइम में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना ये जो मेट्रो है
88 डेज में उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये मेट्रो करेगी। 88 डेज, जस्ट 88 डेज। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी। लेकिन उसके बावजूद 2.5 साल तक इन्होंने उसको रोक कर रखा। ये 2.5 साल में हमारे यहां पर जो इमिशन हुआ है उसके जिम्मेदार कौन है? जो हमारे यहां पोल्यूशन हो उसका जिम्मेदार कौन है? 2.5 साल में जो हमारे लोगों की लाइफ कम हो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। मुझे बताइए, ये जितने साल सत्ता में थे, हर साल हमारे मुंबई के मैंग्रोव्स कम हुए। मैंग्रोव्स तो हमारे लंग्स है, मैंग्रोव्स कम हुए। हमने 2014 से मैंग्रोव्स डेवलपमेंट का काम शुरू किया। आप 2020 का फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखिए। द ओनली स्टेट वेयर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड, द ओनली स्टेट वेयर मैंग्रोव्स हैव इंक्रीज्ड इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र ने करके दिखाया। हम भाषण करने वाले लोग नहीं है, ये भाषण दे देकर लूटते रहे। इनके काल में मुझे बताइए कि ये आरे की बात करते हैं या ये संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करते हैं। आप देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क में, आरे में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। किसके काल में बनी? तब इनको ध्यान में नहीं आया। तब देयर वाज नथिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। ये सिर्फ भाषण करने वाले लोग हैं और कुछ विशेष लोग पहुंच गए कि इनकी सस्टेनेबिलिटी जेब में चली जाती है। हमारा ऐसा नहीं है। हम जो करते हैं सस्टेनेबली करते हैं, ट्रांसपेरेंटली करते हैं। आपकी विकसित मुंबई में कबूतर खाने की जगह है? देखिए, कबूतर खाने के बारे में मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि इसमें एक और स्वास्थ्य है और दूसरी ओर आस्था है। दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग उपाय कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर हमको सेटल करनी है, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अब हमको हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। तो हाईकोर्ट के डायरेक्टिव्स के अनुसार एक एक्सपर्ट कमेटी तैयार की है। वो एक्सपर्ट कमेटी इसके ऊपर काम करेगी और इसमें लोगों का हेल्थ और लोगों की आस्था, इन दोनों का बैलेंस तैयार करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जब जैन संगठन गया, लॉक्स तोड़ दिए, सील तोड़ दिया तो कुछ नहीं किया गया, बट जब मराठी संगठन गए क्रिटिसाइज करने की, आपने जो सील किया तो उनके ऊपर पुलिस एक्शन किया। देखिए, दोनों के ऊपर एक्शन हुआ और दोनों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मसलन बड़े पैमाने पर जैन संगठन के लोग जब गए थे उनको भी रोका गया। उसमें भी जो एक कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ती है वो गई। और आज एक मराठी संगठन के 30 लोग गए थे, ज्यादा लोग नहीं थे, 30 लोग वहां पर गए हुए थे। उनको भी पुलिस ने रोका और वापस भेजा। उनके ऊपर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस इतना ही करती है। ऐसे मामलों में जहां बहुत लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होता है, वहां लोगों को रोका जाता है, उनको बैठा के ले गया जाता है, उनके ऊपर एक 69-70 की नोटिस कुछ देते हैं और छोड़ देते हैं। तो वही किया है सबके साथ। कहीं है कि ये एंटी मराठी मानुस इमेज आपका क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, जब तक महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ऐसी बातों को तूल देने का प्रयास बहुत होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा करके मुंबई में मराठी और नॉन मराठी विवाद खड़ा करेंगे, वो लोग मुंबई के मिजाज को नहीं जानते। और मुझे आश्चर्य है कि वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे मुंबई का मिजाज क्या है। मुंबई में ये सारी चीजें नहीं चलेगी, और इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मुंबई के मराठी मानुस के लिए 10 साल में हमने क्या किया, और जो लोग मराठी मानुस की बात कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, इसका हिसाब लगाइए। अरे भाई, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने वाले नरेंद्र मोदी है। उससे पहले नहीं मिला, यूपीए की सरकार में नहीं मिला ये दर्जा। आज हम लोग अगर देखेंगे तो मराठी अस्मिता के जो विषय, इन सारे विषयों को पूरा करने वाली सरकार हमारी है। इनके काल में तो मुंबई का मराठी आदमी मुंबई के हिंटरलैंड से या मुंबई के गिरगांव जैसे जो मराठी बस्तियां थी, इन बस्तियों से लोग निकल कर मीरा भाईंदर चले गए, कल्याण डोंबिवली चले गए, थाना के पार चले गए। लेकिन हमने मराठी आदमी को वही घर दिया। आज बीडीडी चाल, कल मैं जा रहा हूं बीडीडी चाल में,
और बीडीडी चाल में रहने वाला 120 फुट में रहने वाला मेरा मराठी आदमी, मैंने उसको वहीं बसाया और 500 स्क्वायर फीट जगह दी, 500 स्क्वायर फीट। नहीं, आपने बसा तो दिया, लेकिन आरोप यह है कि अब आप उनको पढ़ा या सिखा हिंदी रहे हैं उनके बच्चों को। तो ये भाषा का भी कि ये ठाकरे बंधु साथ में नहीं आते तो फिर ये हिंदी इम्पोजिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो जाता। आदित्य भी अभी यही कह के गए, आप मिले उनसे बाहर? देखिए, वो कई बार क्या होता है कि लोग गजनी की तरफ व्यवहार करते हैं। ये गजनी है, ये पॉलिटिक्स के गजनी है। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में व्हाट इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र में क्या अनिवार्य है? वो मराठी अनिवार्य है। उसके साथ साथ दो भाषा और कौन सी सिखानी? तो एक व्यवहार के लिए अंग्रेजी है और दूसरी हिंदी सिखानी है। इतना ही निर्णय था। और ये निर्णय कैसे आया? मैं गजनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने एक कमेटी तैयार की। उस कमेटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और लैंग्वेज, ऐसा उसकी एक सब कमेटी थी। लैंग्वेज की सब कमेटी में उद्धव ठाकरे जी के उपनेता ये प्रमुखता से उस कमेटी में थे। उस कमेटी ने क्या निर्णय लिया? उस कमेटी ने निर्णय लिया कि पहली से लेकर 12वीं तक मराठी, अंग्रेजी और हिंदी ये कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। उसके बाद ये रिपोर्ट जब सबमिट हुआ तो रिपोर्ट उद्धव जी के कैबिनेट में आया। उद्धव जी ने कैबिनेट में उसको मान्यता दी। उसके एक हफ्ते बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट के ये मान्यता के लिए आए, उसको भी उद्धव जी ने मान्यता दी। यानी सारा किया किसने? उद्धव जी के कैबिनेट ने। और अब जैसे ही चुनाव सामने आया तो पलट गए, गजनी बन गए, भूल गए अपनी सरकार ने किया है। और वो कह रहे हैं कि सिग्नेचर दादा भूसे जी का था, आपकी सरकार ने जीआर निकाला। देखिए, मैं इतना ही उन्होंने कहूंगा, कोई सब कमेटी की मैं इतना ही कहूंगा कि जिसको ये समझता है कि सरकार कैसे चलती है, सरकार कैबिनेट के निर्णय से चलती है। कैबिनेट का निर्णय उन्होंने लिया, उस निर्णय का जो ऑफशूट होता है वो होता है जीआर। वो जीआर हमारे समय निकला। अगर कैबिनेट का निर्णय नहीं होता तो हम जीआर निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो निर्णय तो उन्होंने किया। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये निर्णय कोई गलत थोड़ी लिया हमने। मैंने उसको, मैं कोई डिफेंड थोड़ी कर रहा हूं, कोई गलती थोड़ी है। अरे भाई, अगर 3 भाषाएं सिखानी है तो तीसरी भाषा अगर हमने तो कहा चलो आपको हिंदी से ऐतराज है ना, देश की कोई भी भाषा सिखाएंगे, उस पर भी उनको ऐतराज है। अब मुझे बताइए, मेरा तो सवाल इतना ही है कि आप अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट डालते हो और देश की भाषा को विरोध करते हो, क्यों? देखिए, यहां महाराष्ट्र में मैं बहुत साफ शब्दों में कह देता हूं कि 3 भाषा का सूत्र रहेगा। अब कौन से क्लास से करना है वो हम तय करेंगे। और तीसरी भाषा ये भारतीय भाषा ही होगी, हम दूसरी भाषा नहीं अलाउ करेंगे। तो चलिए, लैंग्वेज का विवाद वहां रुक गया। एक और विवाद आज सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है स्ट्रेज को लेकर के। तो विकसित मुंबई में, बिकॉज इट्स एन इशू इन दिल्ली, 10 लाख से ज्यादा स्ट्रेज हैं, उनको लीज करना है। अगर मुंबई में है तो उनकी गिनती बहुत ज्यादा होगी, गणना होगी। सो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। अल्टीमेटली एक तरफ लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ भूत दया की हम बात करते हैं। ये दोनों चीजें जरूरी है, इसमें से कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। लोगों का जीने का हक ये भी एक्सक्लूसिव नहीं है और एनिमल्स का जीने का हक ये भी एक्सक्लूसिव नहीं है। कई बार दोनों तरफ के जो लोग होते हैं वो एक्सट्रीम को चले जाते हैं। तो इसमें हमको कहीं ना कहीं एक बीच का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों को अल्टीमेटली, हम लोग जब फूड चेन की बात करते हैं, हम लोग जब पर्यावरण की बात करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी सबकी है। प्राणियों पर भी हमारी डिपेंडेंसी है, हमारे ऊपर प्राणियों की डिपेंडेंसी है। लेकिन इसमें हमको बैलेंस कहां स्ट्राइक करना पड़ेगा? तो जहां पर अगर ये नजर आता है कि लोगों का स्वास्थ्य या लोगों का जीने का जो एक तरीका है, सेफ्टी है, इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो करना जरूरी है उतना ही करना जरूरी है। हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम पूरा खत्म नहीं कर सकते। पर मुख्यमंत्री जी, आप नहीं मानते हैं कि द इशू इज नॉट द स्ट्रेज? क्यों आ रहे हैं स्ट्रेज? दैट्स वेस्ट। अगर डिस्पोजेबल वेस्ट, वेट वेस्ट जो है जिस तरह से डंप किया जा रहा है, अगर उसको आपने कंट्रोल कर दिया तो अपने आप स्ट्रेज की तादाद कम नहीं हो जाएगी? कि इतना आसान नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट की मैं बात ना, इतना आसान नहीं है।
इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ, I also want to understand if it is part of your vision for a Viksit नहीं Mumbai. देखिए इतना ये आसान नहीं है. देखिए ऐसा है कि बेसिकली एक समय ऐसा था कि जब हमारे यहाँ पर कॉरपोरेशंस एक मुहिम चलाती थी और स्ट्रे डॉग को मार देती थी, विच वॉज अगेन रॉन्ग. उसके बाद एक मुहिम चली कि भाई इस प्रकार से मार देना गलत है. उसके बाद फिर ये तय हुआ और कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया कि इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रकार से स्टरलाइजेशन आप कर दीजिए ताकि पॉपुलेशन न बढ़े. अब उसके उतनी व्यवस्थाएं भी खड़ी नहीं हुई, उतना मतलब जिस तेजी से उसको करना चाहिए या एक प्रकार से वो प्रायोरिटी जिस प्रकार से होनी चाहिए वो प्रायोरिटी भी नहीं रही. तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रे डॉग्स की संख्या बढ़ी. अब संख्या बढ़ी तो फिर खाने के लिए या बाकी चीजों के लिए इधर उधर उनका घूमना चालू हुआ. तो ये एक पूरा साइकिल है, इसलिए इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते. इसके ऊपर आपको उपाय योजना करनी पड़ेगी और वो एक दिन में नहीं होगी. इसको बहुत ग्रेजुअली उसकी उपाय योजना आपको करनी पड़ेगी ताकि जहां हम लोग मतलब एक प्रकार से भूत दया भी हमारी जीवित रहे, लेकिन उसका जो हैजार्ड ये लोगों को सहन करना पड़ता है. कई बार हम देखते हैं, विशेष रूप से आप देखिए टू व्हीलर पे जाने वाला, साइकिल पे जाने वाला, इसके पीछे वो दौड़ते हैं, उसको काटते हैं, सुबह सुबह जो चलने निकलते चलने को हैं, देर जाते रात हैं. को निकलते हैं. मतलब मुझे लगता है कि इसलिए इसको दोनों एंगल देखना बहुत जरूरी है. तो इस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? There's some- देखिए आजकल तो हम काम किस पर कर रहे हैं, हाथी, हाँ, मैं वो भी कबूतर, कुत्ते, इन्हीं पे काम चल रहा है. और क्या चल रहा है? तो अब आपने हाथी की बात की तो फिर महादेवी जी की भी बात कर लें कि वहां क्या हुआ था. कोर्ट ने कुछ कहा, कुछ बवाल कुछ और कोल्हापुर में कट गया, आपको इंटरवेंशन करना पड़ा. जल्दी से जरा बताएं. इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था. महादेवी उस मठ में कई वर्षों से थी. अभी एक एनजीओ ने यह कोर्ट में पिटीशन की कि महादेवी के साथ ठीक से बर्ताव नहीं हो रहा है, एनिमल क्रुएल्टी है. उसमें कोर्ट ने उसको किसी हाई पावर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके रेफर किया. हाई पावर कमेटी ने कहा कि आप इस प्रकार से महादेवी को नहीं रख सकते, आपको उसको किसी और जगह भेजना पड़ेगा जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं है, वहां पर रेस्क्यू सेंटर में आपको भेजना पड़ेगा. उसके ऊपर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रेस्क्यू सेंटर भेजना पड़ेगा. तो महादेवी चली गई रेस्क्यू सेंटर में. अब यहां तक हमारा कोई रोल नहीं है. अब उसके बाद जब जनाक्रोश तैयार हुआ, क्योंकि वहां फिर आस्था का प्रश्न निर्माण हुआ कि भाई महादेवी तो इतने सालों से हम लोग उसको पूछते हैं और महादेवी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जब ऐसे प्रश्न निर्माण होते हैं तो सरकार को उसके बीच में कूदना पड़ता है. तो फिर हम लोग भी उसमें कूदे और हमने फिर उसमें से एक मार्ग ऐसा निकाला कि नाउ वी हैव अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. और हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि या हम कहना चाहते हैं कि वी एक्नॉलेज, जो हाई पावर कमेटी ने कहा है कि अगर हम महादेवी को रखते हैं तो एनिमल क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए. जो एक इकोसिस्टम उनके जिंदा रहने के लिए आवश्यक है वो इकोसिस्टम तैयार होनी चाहिए. और आपने उनको रेस्क्यू सेंटर में इसलिए भेजा कि हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है, मठ के पास इकोसिस्टम नहीं है. तो हमने अभी ये कहा है कि कोल्हापुर में मठ के पास हम ही लोग उस प्रकार की इकोसिस्टम तैयार करेंगे. रेस्क्यू सेंटर में जो इकोसिस्टम है वो कंप्लीट इकोसिस्टम हम वहां तैयार करेंगे. और हाई पावर कमेटी ने जो निर्देश दिए उन निर्देशों के साथ महादेवी को वहां रखेंगे. तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है. चलिए, प्राणी और जीवों के बीच में काफी चर्चा हुई है क्योंकि आपने कहा, बट लेट्स कम बैक टू द ह्यूमन इशू इन टर्म्स ऑफ द बीएमसी इलेक्शन. सर, चुनाव कब करा रहे हैं सर आप? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फिर टलते ही जा रहा है, कब करा रहे हैं? कोर्ट ने भी कह दिया, कोर्ट हैव आल्सो सेड. देखिए, चुनाव करना ही स्टेट के हाथ में नहीं है. स्टेट में इंडिपेंडेंट एक चुनाव आयोग है जो एक्ट के तहत तैयार हुआ है, ये उसकी जिम्मेदारी है. स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने हमको नहीं कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आप चुनाव कीजिए. अभी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभी उसमें सबसे पहले जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका का वार्ड फॉर्मेशन होता है. वार्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया करीब करीब अभी पूरी हो गई है. वो अभी सजेशन ऑब्जेक्शंस के बाद इलेक्शन कमीशन में अंतिम चरण में है. उसके बाद इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट जारी करेगा
और जो इलेक्शन कमीशन ने अपने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि हम एक साथ ये सारे चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि उसमें काफी हैसल होता है, तो इसलिए आज तक वो 3 फेजेस में इसको करते हैं। पहले जिला पंचायत करते हैं, फिर नगर पालिका करते हैं, फिर महानगर पालिका करते हैं, उसी प्रकार से वो करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो सकते हैं। अक्टूबर में और नवंबर में तो पर्व आ रहे हैं, दिवाली आएगी, तो छठ ठीक है, वो तो उतना तो इलेक्शन कमीशन उतना देखता है, वो दिवाली है या क्या है, तो छुट्टियां छोड़कर या इस प्रकार के त्योहारों को छोड़कर ही वो डेट्स फाइनल करते हैं। आपने भी अगले प्रश्न का क्यों मुझे दे दिया, वोटर लिस्ट। आपने लोकसभा चुनाव के बाद वोट जिहाद की बात की थी, अब विपक्ष वोट चोरी की बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन आपके खिस्से में, जहां बीजेपी को नंबर ज्यादा चाहिए, वोटर ज्यादा चाहिए, वहां वोटर बढ़ जाते हैं, जहां बीजेपी को वोटर कम चाहिए, वहां वोटर कम हो जाते हैं। ये मामला वोट चोरी का नहीं है, ये दिमाग चोरी का मामला है। विपक्ष का दिमाग चोरी चला गया है, उनके दिमाग की जो चिप है वो चिप थोड़ी सी डैमेज हो गई और चोरी चली गई है, इसलिए रोज झूठी बातें कहते हैं, वही बातें कहते हैं। मेरा एक ही सवाल विपक्ष को, एक ही सवाल है कि आप रोज देखिए, युद्ध की एक नीति होती है। युद्ध की नीति क्या होती है? शूट एंड स्कूट, मतलब फायर करो और भाग जाओ, उस जगह से निकल जाओ। बस उसी नीति को विपक्ष अमल में ला रहा है, वो शूट करता है और भाग जाता है। मेरा विपक्ष को इतना ही सवाल है कि आपके पास इतने एविडेंसेस है। राहुल गांधी कोई किताब लेकर, मैंने उनका देखा, ऐसा बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, वो इधर घूम रहे इधर घूम रहे, कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अरे भाई, आपको 3 बार नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आपके पास क्या है, आकर दीजिए ना, क्यों नहीं देते? बोले 300 MP गए थे, हम रोक दिया, अरेस्ट कर दिया, क्यों घबराते हैं? जाने नहीं दिया। क्यों? वो तो मिलने के लिए थोड़े गए थे, वो तो निदर्शन करने के लिए गए थे। जाइए ना मिलने के लिए, आपको इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, इतनी मजेदार बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने संसद में शपथ ली है, इसलिए मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। अब मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट मुझे एफिडेविट मांगे तो मैं कहूंगा कि मैंने विधानसभा में शपथ ली है, इसलिए मैं आपको एफिडेविट नहीं दूंगा। मूर्खतापूर्ण बात है। अगर आपके बातों में दम है तो हिम्मत दिखाइए, और हिम्मत के साथ आप जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाकर बताइए ये धांधलियां हुई है, लेट द इलेक्शन कमीशन फेस इट। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। अच्छा, आप ही सबने तो उनकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने जो अलग अलग लोगों के नाम बताए थे, आपने जाकर उनके इंटरव्यूज ले लिए, और तो उन्होंने बताया हम तो यही रहते हैं, हमारा तो नाम ही है, हमारा तो सभी है। तो जो उन्होंने एक बड़ा ऑरा क्रिएट किया था, एज इफ ही हैज डिस्कवर्ड समथिंग, वो तो खोदा पाड़ और चूहा भी नहीं निकला, ऐसी उनकी हालत है। नहीं, वो तो कह रहे हैं एटम बॉम्ब है, इससे तो पूरा इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा। उनके 1 man 1 vote उनके बॉम्ब में ना एटम होता है ना बॉम्ब होता है, सिर्फ उनके दिमाग में वो चलता है। ये उनकी हालत है ना। वो मुन्ना भाई MBBS में वो जो संजय दत्त को ऐसा लगने लगता है कि भाई गांधी जी मुझसे बात कर रहे हैं, वैसी हालत राहुल गांधी की हो गई है। वैसे ही उनको एक ऐसा लगता है कि ये हो रहा है, कुछ इल्यूजन में हो। चलिए, आपने इल्यूजन की, देखिए आज सारे सवालों के क्यों मंत्री जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। इल्यूजन की बात की तो महायुति में कोई इल्यूजन है कि सर? आप और एकनाथ शिंदे जी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। महायुति में ना इल्यूजन है ना कंफ्यूजन है। मैं और शिंदे जी दिन में 2 बार बात करते हैं, आपके आने से पहले भी उनसे बात करके आया हूं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। हमें तो पता लगा कि वो जम्मू कश्मीर में फोन करके बैठे हैं। आप लोगों की अपेक्षा क्या है कि हम लोग ऐसे कैमरे लगाए और फिर एक दूसरे को फोन करें? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी चलता है। हमारे बिल्कुल अच्छा समन्वय, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ये जो आपने उद्धव जी को न्योता दिया था सदन में, वो क्यों दिया था फिर? ये न्योता कैसा था मालूम है? जैसा अपन चलते चलते अब आप और मैं मिल गए, मतलब अपन तो दोस्त है, पर समझ लिया पहली बार मिले, तो मैं आपको जाते जाते बोलता हूं अच्छा मिलना फिर कभी। आपको भी मालूम है आप नहीं मिलने वाले, और मुझे भी मालूम है मुझे मिलना नहीं है आपसे। ये मिलना फिर कभी था। अब मीडिया को इतना भी समझ में नहीं आता तो मैं करूं क्या भाई? जो सभागृह में मजाक चलती है या जो हाउस में एक प्रकार से एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, तो आजकल ये चीजें भी लोग समझते नहीं। अब इसको अगर न्योता मान ले तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो मैं आपको आपके आगे के प्रश्न समाप्त कर देता हूं।
हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, नो, कोई जगह खाली नहीं है। कुछ नहीं। बट मैं कहा तो ये जा रहा है कि जो 2 जगह खाली थी उसको लेकर के झगड़ा हो रहा है आपके और एकनाथ शिंदे जी के बीच में, ये गार्डियन मिनिस्टर को लेकर के कुछ। कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2 जगह पर गार्डियन मिनिस्टर देना है और वहां पर एक जगह शिवसेना और राष्ट्रवादी, उन दोनों में से कौन देना, और एक जगह बीजेपी और शिवसेना, इन दोनों में से कौन देना, इसका फैसला बाकी है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसका फैसला मिलकर करेंगे, तो कर देंगे। अभी चीजें थोड़ी अटकी है, तो क्या जो वहां फैसले लेने पड़ते हैं फैसले तो हम ले ही रहे हैं। ये कॉर्पोरेशन के चुनाव साथ लड़ रहे हैं कि अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, साथ में लड़ेंगे, क्यों अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम कारपोरेशन का चुनाव साथ में ही लड़ने वाले हैं। बीएमसी में हम सब साथ साथ है। आप साथ साथ हैं बिल्कुल। पर ऐसा तो नहीं कि कोई 10 है और कोई 4 है, यानी कोई 10 है और कोई 4 है? ऐसा नहीं, देखिए, क्योंकि आपको भी बीएमसी में कंट्रोल चाहिए तो नंबर चाहिए होंगे। अल्टीमेटली हर पार्टी की अपनी एक क्षमता है। जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि बीजेपी ये पिछले समय 82 सीटें चुनकर आई हुई है, तो 82 हमारे सिटिंग नगर सेवक है। तो आज मुंबई में जो यहाँ के एमएलए है, उनमें बीजेपी के 15 एमएलए चुनकर आए हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जी। तो उसी हिसाब से हम लोग आपस में बंटवारा करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिसकी जितनी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार उसको जगह मिलेगी। तो इस केस में जिसकी जितनी संख्या भारी वाला फॉर्मूला वैसे ही होता है। अगर समझ लीजिए एक आधी जगह उनकी संख्या हमसे ज्यादा है तो उनको ज्यादा मिलने चाहिए, हमको कम मिलने चाहिए। ये ऑडियंस की तरफ से प्रश्न है, समय आपके पास अल्प है तो 1-2 प्रश्न आपसे ऑडियंस की तरफ से भी पूछूंगा। कई सारे हमने मुद्दे कवर किए हैं, 2 मुद्दे मैं खासकर ऑडियंस की तरफ से। एक ट्रैफिक के बारे में कि मुंबई की ट्रैफिक को आप कैसे कम करेंगे, क्या ईज करने के लिए, डीकंजेशन के लिए आप क्या कहें? देखिए, एक मल्टी प्रोन अप्रोच हमने मुंबई की ट्रैफिक के लिए लिया है। एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है हम उसको खत्म करें। आज देखिए कोस्टल रोड बन गया तो काफी ट्रैफिक कंट्रोल में आए। मुंबई टिपिकली आप देखेंगे तो 60% मुंबई का ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे चलता है, और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को डीकंजेस्ट करने के लिए हम लोगों ने 2 चीजें की है। एक, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे मेट्रो का नेटवर्क हमारा करीब करीब अभी डिलीवर हो रहा है, वो पूरा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा जो कोस्टल रोड है, अभी बांद्रा से वर्सोवा हम लोग जो है वो 60% काम हमारा हो गया है। अभी हम लोग वर्सोवा से लेकर तो भाईंदर तक 4 लिंक तैयार कर रहे हैं। तो कंप्लीटली वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को पैरेलल कोस्टल रोड हम दे रहे हैं, और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर जो मुंबई का ट्रैफिक है उसको हम ईज करेंगे। इसके साथ साथ मेट्रो का नेटवर्क हम लोग जो तैयार करेंगे उसका एक बड़ा फायदा मुंबई को होने वाला है। ईस्टर्न साइड पर भी हम लोग मेट्रो का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, और हमारा जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है उसको थाने तक हम लोग ले जा रहे हैं, इसके कारण भी फायदा होगा। कोई मिसिंग लिंक्स हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा टनल का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं। थाना से बोरीवली तक का टनल होगा, मुलुंड से जो टनल है वो टनल होगा। ऐसे सारे टनल्स का काम भी ऑलरेडी। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं इनमें से कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि जो केवल हमें देखना है, हम देखते रहेंगे वाला नहीं है। इस सबके टेंडर कर चुके हैं हम लोग, अच्छा, और सबके वर्क ऑर्डर्स दे चुके हैं, और अभी काम चालू कर रहे हैं हम सब। तो आपके कार्यकाल में ये, हाँ बिल्कुल, अगले 3-4 सालों में 4-4 साल तो लगते हैं। आपको लगता है एक और टर्म चाहिए होगा? नहीं, वो दूसरी चीज के लिए मांगेंगे, इसके लिए नहीं, वो दूसरी चीज के लिए मांगेंगे, ये तो हम कर लेंगे इस टर्म में। अच्छा, एक और विषय है, आई थिंक एज होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, 2 फाइनल क्वेश्चन सर। एक है स्टूडेंट सुसाइड्स को लेकर कि महाराष्ट्र रैंक्स, ये ऑडियंस क्वेश्चन है, कि नंबर 2 इन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स। क्या ये आपके संज्ञान में है? आर यू ट्राइंग टू अप्रोच दिस इन अ वे? ये हम सभी के लिए गंभीर समस्या है। मैं इसके नंबर्स में इसलिए नहीं जाऊंगा कि फिर मैं उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी ये कर सकता हूं कि आप पर लाख पॉपुलेशन देखेंगे तो महाराष्ट्र सेकंड पे नहीं है, काफी नीचे है। महाराष्ट्र बीइंग अ बिग स्टेट तो ये नंबर आपको ज्यादा दिखता है, लेकिन 1 बच्चा, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कोई भी अगर सुसाइड करता है तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए गंभीर बात है। और ऑफ लेट ये ध्यान में आ रहा है कि थोड़ा एक जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का जो विषय है
ये थोड़ा हमारे बच्चों में हमको दिखाई पड़ता है। इसके कई कारण है कि अर्बन लाइफ थोड़ा अलग तरीके से हो गया है, पीयर प्रेशर बड़े पैमाने पर हो गया है, माँ बाप दोनों को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, तो शायद फैमिली का उतना समय बच्चों को नहीं मिल पाता। ऐसे कई चीजें इसके लिए है। तो हम लोग इस पर वर्किंग थोड़ा कर रहे हैं और विशेष रूप से हम लोग स्कूल्स में इसके ऊपर वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि गंभीर विषय इस पर वर्किंग करना होगा हमको। इंडिपेंडेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर. कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ऑफ सब नेशनलिज्म इज कमिंग इन पुणे एंड सम ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जहां ये कहा जा रहा है कि इस बार तिरंगा नहीं, आप महाराष्ट्र का झंडा फहराइए या इस तरह की बात है. आपके संज्ञान में ये बात आई है? ये कहीं ना कहीं मुहिम चल रही है? ऐसा कोई कहता होगा तो ये मूर्खता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द नेशनल फ्लैग। तिरंगा ही सर्वोपरि है। तो हर घर तिरंगा महाराष्ट्र में भी दिखेगा? हर घर तिरंगा लगना चाहिए, हर घर तिरंगा लगेगा, तिरंगा ही फहराया जाएगा। फ्रीडम आपके लिए क्या है? फ्रीडम, हाउ विल यू डिफाइन इट? देखिए, एक फ्रीडम की बहुत अच्छी डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है कि माई फ्रीडम इज एब्सोल्यूट, बट ऑल्दो इट इज एब्सोल्यूट, इट कैनॉट एनक्रोच ऑन द फ्रीडम ऑफ माई नेबर। और मुझे लगता है कि यही फ्रीडम की डेफिनेशन है कि हर एक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी उस स्वतंत्रता की मर्यादा यह है कि किसी की भी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती, अतिक्रमण नहीं कर सकती। मेरे लिए यही स्वतंत्रता है। पर यह स्वतंत्रता देश के नागरिक के लिए है, पर अगर देश के नागरिक को गैर नागरिक से चैलेंज मिले, मैं इलीगल्स की बात कर रहा हूं, इलीगल ओके, जो महाराष्ट्र में भी काफी इनकी संख्या है, मुंबई में भी काफी इसके बारे में स्टडी भी की गई थी, TISS ने ये स्टडी की थी कि महाराष्ट्र में भी काफी इलीगल्स हैं, उस पर कोई? देखिए, भारत में भारत के संविधान ने भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता दी है और भारत के संविधान ने भारतीय नागरिक को जो स्वतंत्रता दी है उसके लिए मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूं और उस स्वतंत्रता के लिए मैं लड़ने को भी तैयार हूं। लेकिन बाहर के नागरिक को, जो इस देश का नागरिक नहीं है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उसके लिए हमारे संविधान ने कोई व्यवस्था नहीं की है। उसकी स्वतंत्रता के लिए हम किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकते और इसलिए हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढ रहे हैं और ढूंढकर उनको सही ठिकाने पहुंचा रहे हैं। अंत के दो प्रश्न हैं एंड आई विल वाइंड अप। ये प्रश्न हमारा आपका एक नाता है। सर, कुर्सी कंफर्टेबल है? मैंने आपको बार बार बताया कि कुर्सी जो मिल जाए उसको कंफर्टेबल समझना चाहिए। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि जो भी राजनीति में है उसके लिए गाना बहुत अच्छा है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। उसके आगे का मैं नहीं बोलता क्योंकि मैं पीता नहीं हूं सिगरेट। हाँ, पर मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये तो बोल सकते। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बस यही है। राजनीति में आप जो कुर्सी मिल जाए उसको कंफर्टेबल कर लो तो आपका जिंदगी ठीक होती है। जब हम पहली बार मिले थे तब आप सीएम नहीं थे, MLA थे। उसके बाद जब मिले तब आप सीएम थे, फिर उसके बाद जब मिले तब आप DCM थे और फिर विपक्ष में थे, फिर वापस DCM थे और अब सीएम हैं। एक साल में आपको लगता था कि आप आज ऐसे बैठ के बतौर चीफ मिनिस्टर बात करेंगे? राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। जब मैं सीएम था तो ऐसा लगा नहीं कि विपक्ष नेता बनूंगा, विपक्ष नेता था तो ऐसा लगा नहीं कि मैं DCM बनूंगा, DCM था तो ऐसा लगा नहीं कि सीएम बनूंगा। तो राजनीति तो संभावनाओं से भरी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में टेस्ट मैच जैसा पिच पर टिके रहो। जब बहुत तूफानी बॉलिंग आती है झुककर उसको कभी डक करो, कभी प्लेड करो, और जब अपना मौका आता है और बॉल पर नजर जम जाती है तो चौके छक्के लगाओ। तो ये मुंबई से दिल्ली का सफर है कि अभी आप मुंबई में ही हैं? बिल्कुल मुंबई में ही खेलना है। कोई बाहर का टूर मैं देख नहीं रहा हूं, होम ग्राउंड पर ही खेलूंगा। टू ऑल आवर व्यूअर्स, देखिए, इनसे बात करते करते मैं एज हो गया हूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जैसे थे वैसे ही हैं। करीब 12-15 साल से मेरा इनसे परिचय है एंड ही इज ऑलवेज बीन लाइक ही इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कुर्सी ही इज ऑक्यूपाइंग। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट से ही हैज स्पेशली मेड टाइम
to be a part of the CNN News 18 town hall. He's reworked his schedule upon our personal request, and I think we'll thank you again. And you'll always be dear to the News 18 family. absolute Thank you very pleasure. much. It's Thank absolute you so much, sir. Thank you.